मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। नए हफ्ते की शुरुआत अच्छी खबर के साथ, और ये अच्छी खबर आ रही है इंग्लैंड से, बर्मिंघम के मैदान से, जहां पर टेस्ट मैच के पहले दिन का 3 दिन खत्म हो चुके हैं और पहले 3 दिन में भारतीय टीम बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर आ रही है। खासतौर से तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो 125 रन पर 3 विकेट थे, यानी कि कुल लीड अब 257 रनों की है भारतीय टीम के पास। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म होने वाला है? चौथे दिन क्या कुछ रणनीति भारतीय बल्लेबाजों की होने वाली है, और पहला सेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सिलेक्टर, और अभी इस टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे हैं, और इस टेस्ट मैच में बहुत बारीक नजर उन्होंने बना के रखी हुई है। सबा भाई, गुड मॉर्निंग। और क्या आज बर्मिंघम में उतनी ही गुड मॉर्निंग भारतीय टीम के लिए होगी? 257 रनों की लीड एक ऐसी पिच पे जहां पे विराट कोहली अनइवन बाउंस पर आउट हो जाते हैं, चेतेश्वर पुजारा के हाथ में बॉल लगता है, और ये सिर्फ टेस्ट मैच के तीसरे दिन हो रहा था। चौथे दिन फिर क्या कुछ उम्मीदें की जाए? गुड मॉर्निंग है इंडियन टीम के लिए? गुड मॉर्निंग ही गुड मॉर्निंग है। तीनों टेस्ट मैच में गुड मॉर्निंग ही रहा है भारत के लिए। क्योंकि थोड़ा बहुत विकेट जो है वो कठिन हो रहा है। ऊपर नीचे गेंदें देखने को मिल रही है। एक तो पुजारा की उंगलियों में लगी, उसके पहले वाली गेंद या कुछ दिन देर पहले जो गेंद आई थी वो उनके टो पे लगी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाउंस देखने को मिल रहा है। उतनी आसानी होगी नहीं यहाँ पर बल्लेबाजों को रन बनाने में। एक ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ देर तक बैटिंग कर ली है, तो उनको थोड़ी बहुत आसानी हो सकती है। पर नए नए बल्लेबाजों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनने वाला है ये सरफेस। और जैसे जैसे मैच बढ़ता जाएगा दिक्कतें और बढ़ेंगी बल्लेबाजों के लिए। तो भाई, क्या आपको लग रहा है चौथे दिन का पहला सेशन ये तय कर देगा कि ये टेस्ट मैच पांचवें दिन जाएगा या नहीं? क्योंकि भारत के पास तो सब्सटैंशियल लीड लग रही है अभी हाल फिलहाल। यानी जिस तरह की पिच है, 257 रन भी भारी पड़ सकते हैं इंग्लैंड टीम के लिए। लेकिन क्या लंच तक बैटिंग करना भारतीय टीम को पूरी तरह सेव कर देगा, और पहला सेशन ये तय कर देगा कि टेस्ट मैच कितना आगे और जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से राजीव, पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पहले सेशन में हम एक विकेट भी अगर गंवा देते हैं और करीब 70-80 रन बना लेते हैं, तब उसके बाद हमारी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 सवा 100 रन अगर भारत यहाँ से जोड़ सकता है, और जोड़ना चाहिए जिस तरह के फॉर्म में हमारे प्लेयर्स हैं। इसके बाद जडेजा हैं, उसके पहले श्रेयस अय्यर हैं, तो अब तो हमारी बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस समय। तो अगर 100 सवा 100 रन और अगर भारत जोड़ लेता है, तो फिर वहाँ से टेस्ट मैच जीतना फोर्थ इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए, अब जितनी भी बातें कर लें, हमारा अटैक जो है वो ज़्यादा अच्छा है। उस अटैक के सामने बल्लेबाजी करना, उतने बड़े रन्स बनाना फोर्थ इनिंग्स में बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। ऋषभ पंत तो अच्छे फॉर्म में है ही, और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया। सभा भाई, ये आजकल बॉलर्स को एक तरह से कहा जाए कि परेशान करने वाली स्ट्रेटजी के साथ ऋषभ पंत उतरते हैं। एंडरसन को स्टेप आउट करा, अभी हम सेकेंड इनिंग देख रहे हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड को स्टेप आउट करके उन्होंने मारा, और डरा सा रहे हैं वो अपनी बैटिंग से। वहीं सिराज की हम बात करें तो मोहम्मद सिराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेतेश्वर पुजारा एक वॉरियर है, और वॉरियर की तरह बैटिंग कर रहे हैं इस टेस्ट मैच में। कितना क्रूशियल आप देख रहे हैं पंत और पुजारा की जो ये पार्टनरशिप चल रही है? एक तरफ बहुत नरम स्वभाव के हैं पुजारा, तो बहुत गर्म स्वभाव के ऋषभ पंत, और ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज माना जाए चौथे दिन की शुरुआत में दो ऐसे बैट्समैन क्रीज पे। हाँ, जिस तरह का सरफेस है यहाँ पर, आपको एक पुजारा जैसा खिलाड़ी चाहिए जो तैयार हो लड़ने के लिए, और यही पुजारा ने किया है अपनी पारी में। अब देखिए, यही तो विशेषता है भारतीय टीम की। भारतीय टीम में कई सारे बल्लेबाज हैं, सबका अलग अलग अंदाज है रन बनाने का। और राहुल द्रविड़ ने हमेशा इस बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। किसी को ये नहीं कहा जाता है ड्रेसिंग रूम में कि भाई आपको आपको एक ही तरह से खेलना है। सबकी अपनी जगह है, सबकी अपनी अहमियत है। और इसी वजह से इस बैटिंग लाइनअप में भी चेतेश्वर पुजारा की जगह हमें नजर आ रही है। इस बैटिंग लाइनअप में आपको हनुमा विहारी भी नजर आ रहे हैं, इस बैटिंग लाइनअप में आपको ऋषभ पंत भी नजर आ रहे हैं। ये सही बैलेंस है, ये सही अप्रोच है। और इसी वजह से इस साझेदारी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि एक तरफ ऋषभ पंत है, जिनको आउट करना इस समय कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है इंग्लैंड पेस बॉलर्स के लिए। वो आसानी से रन बना रहे हैं। कल तो एक अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। कल तो जो रूट से गेंदबाजी करवाई बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, उसके साथ साथ जो फील्डर्स जो सजाए हैं कल, वो सब के सब 2-3 फील्डर जो ऑन साइड में हैं, वो सारे के सारे वो डीप में रखे गए हैं। तो अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी है यहाँ पर ऋषभ पंत को। ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। उनकी कोशिश यही है कि उनको अलग प्रकार का चैलेंज दिया जाए जिसमें वो फंस जाए। पर अभी तक अपने आप को रोक के रखा है और शानदार बल्लेबाजी की। तो मुझे लगता है ये जो मिश्रण है बल्लेबाजों में भारतीय टीम में, उसी वजह से हमारी टीम इतना अच्छा कर रही है इस समय। तो भाई, जो पहले 3 दिन के खेल हुए उससे एक जो चीज निकलकर सामने आई है
कि एजबैस्टन की पिच एक ऐसी पिच है जहां पर आप बहुत ज्यादा, अगर आप सबड्यूट करेंगे, शेल में चले जाएंगे, तो फिर आपके आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन्होंने स्कोर किया बहुत फ्रीली रन बनाए, तभी आप रन बना पाए, वो ऋषभ पंत हो या जॉनी बेस्ट्रो की हम बात करें, या जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की, जो जो गेंदें रन बनाने वाली थी उसमें आपने अटैक किया ही नहीं कि आप सबड्यूट हो गए। क्या तीसरी पारी में भी कुछ यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए पुजारा के भी और ऋषभ पंत के भी, कि जो आपका आपके स्कोरिंग एरियाज है उसको आप छोड़े नहीं, रन बनाते रहे आप, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, और बॉलर्स या जो फील्डिंग टीम है तभी थोड़ी बहुत गलतियां वो करेंगे। राजीव, पर बल्लेबाजी करने का मकसद तो हमेशा से यही रहता है कि जो लूज डॉट डिलीवरीज आपकी तरफ आए उस पर आप रन्स बनाएं, और पुजारा ने भी कोशिश यही की। देखिए, हर एक के खेलने का अंदाज अलग होता है। कई सारे बल्लेबाजों को जो लूज लगता है वो दूसरे बल्लेबाजों के लिए उनको लगता है कि इस बॉल को डिफेंड करना चाहिए। तो सबकी अलग अलग जोन होती है रन्स बनाने की, जो कि पुजारा ने किया है और जो कि इस समय ऋषभ पंत कर रहे हैं। पर हमेशा बल्लेबाजों का प्रयास यही रहता है कि वो अंदर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए, तो उन्हें रन बनाना है। अब देखिए, इंग्लैंड के बल्लेबाजों की अगर हम तुलना करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक बल्लेबाज एक ही ढर्रे में खेलना चाह रहा है, पर आप ओवरनाइट अपने बल्लेबाजी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलेक्स लीग्स भी उसी तरह से बैटिंग करे जिस तरह से जॉनी बेस्टो कर रहे हैं। सबका अलग अलग अंदाज होता है, और एक कोच और कप्तान को यही बताना होता है कि आपका अंदाज अलग है, आप इसी प्रकार से हमें रन बनाइए। टीम को अंत में क्या चाहिए? रन आना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करके मैदान पे जाइए और रन बनाइए। सो सभा भाई, कितने आइडियली आप स्कोर देख रहे हैं यहाँ पे? 400 रन इंग्लैंड भारतीय टीम का पहला टारगेट होगा, यानी 150 रन अगर आप लंच तक बना लेते हैं, या 100 रन जैसा आप कह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप सेफ पोजीशन में होंगे पिच को देखते हुए, जिस तरह से वेयर एंड टेयर है, बॉल कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, और इंडिया के पेस बॉलर्स को देखते हुए, क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतर हमने गेंदबाजी की इस पिच पे, क्योंकि हमने डेक को हिट किया, हमारे पास सीम बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। ये एक बड़ा फर्क डालेगा चौथी पारी में। देखिए राजीव, इंग्लैंड कल जब मैच शुरू हुआ था तो इंग्लैंड 84 पर 5 था। वहां से उन्होंने स्कोर बनाया 280 के करीब। इसका मतलब है कि उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ फाइट बैक हुई है, और यही फाइट बैक की वजह से ही मुझे लगता है कि चलिए स्कोर अच्छा हो गया इस समय भी, पर अगर हम 100-125 रन और जोड़ लेते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड को। तो मुझे लगता है ये पहला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। यहाँ पर अगर हम रन बनाते हैं और 100 से 125 रन और जोड़ लेते हैं तो फिर 360-375 रन बनाना फोर्थ इनिंग्स में बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है इंग्लैंड के लिए। तो हाँ, सेफ जोन पहुंचने के लिए मेरे विचार में 360-375 सही होगा, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने पिछले दिनों में रन्स बनाए हैं, चेस किया है, एक या दो पार्टनरशिप हो जाती है तो बहुत तेज गति से रन्स आते हैं। इस पहली पारी में भी हालांकि विकेट गिर गए थे, उसके बावजूद रन्स आते रहे तेज गति से। तो ये एक विशेषता है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, और जो भी टारगेट इंडिया सेट करेगा, इंग्लैंड की कोशिश यही होगी कि वो टारगेट चेस करने के लिए जाए। एक आखिरी दो सवाल, क्या डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं? अगर हमने लंच तक बैटिंग कर ली, हमने 400 के आसपास हम पहुंच गए, क्या लंच के बाद 1 घंटा खेल के आप डिक्लेरेशन देख रहे हैं? क्योंकि वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बर्मिंघम में। आज भी मोस्टली क्लाउडली बता रहे हैं, हालांकि बीच बीच में जो सन है वो बाहर आता रहेगा, बट ओवरऑल क्या टीम मैनेजमेंट को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब इतना लंबा ना खेलने की टेस्ट मैच ड्रॉ कराने की स्थिति में इंग्लैंड आ जाए? हाँ, कोशिश तो यही होगी, पर पहले अपने आप को सेफगार्ड करना भी बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। वेदर फोरकास्ट एक मैटर करता है, पर अंत में आपको रन्स बनाने होंगे और एक कंफर्टेबल टारगेट, एक स्टिफ टारगेट देना होगा इंग्लैंड की टीम को, तभी मज़ा आने वाला है टेस्ट मैच में। और दोनों टीम की कोशिश यही होगी कि टेस्ट मैच में रिजल्ट आए, और अगर बहुत लंबे समय तक बारिश हो जाती है, मैच नहीं होता, तो अलग बात है। पर आप बारिश को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रैटेजी में उतना बड़ा परिवर्तन आप करेंगे नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कम से कम 100 से 125 रन अगर भारत बना लेता है तो उसके बाद टारगेट के बारे में सोचना शुरू कर देगा भारत। आखिरी सवाल सभा भाई, इंग्लैंड के गेंदबाजों की क्या रणनीति हुई? कल आपने देखा ऋषभ पंत का पैर पकड़ के 30 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, यानी कि वो कोई रूम नहीं देना चाहते थे ऋषभ पंत को। फिर जब जो रूट को ले आए, आपने भी बताया कि ऑफ स्टंप के इतनी बार कर रहे थे कि वो दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी याद आ गई, जब केशव महाराज और तबरेज शमसी ने ऑफ स्टंप के बाहर वाइड फेंक के ऋषभ पंत को आउट किया था। बट यहाँ खेलना मजबूरी नहीं है, तो वो छोड़ दे रहे हैं बहुत आराम से। अब रन ड्राई करना पहला इंग्लैंड का लक्ष्य होगा, या आपको लग रहा है पहला टारगेट होगा कि पहले आप टॉप ऑर्डर को जल्दी निपटाएं और उसके बाद आप भारत को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोकें?
दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी राजीव। पुजारा को वो जरूर वही चैनल जो है ऑस्टम ऑस्टम के बाहर वाले चैनल पे हम्म। गेंदबाजी करेंगे। ऋषभ पंत के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचा है कि इनको कम चैलेंजिंग फील्ड सजाई जाए इनके लिए। अगर हम हम्म। ज़्यादा अटैकिंग फील्ड सजाते हैं तो फिर उनको आसानी हो जाती है ज़बरदस्त शॉट्स लगाने के लिए, या फिर ऊंचा शॉट्स मारने में भी आसानी हो जाती है। इसीलिए इनको ऑन साइड में डीप में फील्डर्स रखा गया है। तो ज़्यादा अटैकिंग फील्ड मुझे लगता नहीं है कि ऋषभ पंत के लिए वो लगाएंगे। इनसाइड आउटसाइड जिस फील्ड को हम लोग कहते हैं, कुछ इसी प्रकार की सजावट होगी। मेरे हम्म। विचार में हो सकता है कि शॉर्ट डिलीवरी भी डाली जाए ऋषभ पंत को, और पीछे दो फील्डर रख के भी उनको गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एरिया है जहां पर ट्रैप करने का प्रयास करेगा इंग्लैंड ऋषभ पंत, क्योंकि बॉल पुरानी हो गई। जैसे ये ड्यूक्स बॉल थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती है, जी। 30 ओवर के बाद उसकी जो बॉल उतनी सख्त रहती नहीं है, और तब फिर मतलब बल्लेबाजी भी सुबह थोड़ी में बहुत लेटर आसान हो लेटर जाती हाफ है। में लास्ट लास्ट कुछ ओवर से आपने देखा बॉल बहुत अच्छा स्विंग कर रहा था, खासतौर पे बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छा बॉल को मूव किया। क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे? कंडीशंस राजीव, बहुत जल्दी वहां पे थोड़े बहुत क्लाउड कवर आ हम्म। जाता है तो बॉल स्विंग करने लगती है। मैं भी वॉच कर रहा था बहुत क्लोजली, क्या रिवर्स स्विंग कर रहा था कि नहीं, पर रिवर्स स्विंग इंग्लैंड में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जी। एक एक जो साइड है बॉल का, उसको आप रफ कर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कन्वेंशनल स्विंग हो रही थी, हाँ, पर आपने सही कहा, कंडीशंस की वजह से हम्म। थोड़ी ज्यादा बॉल स्विंग करने लगी। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट्स सभा भाई के साथ हमने आज डिस्कस किया। और एक बात तो तय मानिए कि गेंदबाजों के लिए हमेशा एजबेस्टन के मैदान पर कुछ ना कुछ होता है। और यहाँ से यानी कि चौथे दिन अगर पहला सेशन भारतीय टीम पूरी बल्लेबाजी कर लेती है, तो एक बात तो तय है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में हारने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं होगी। टेस्ट मैच जीतने का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।